वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो थोड़े दिन पहले प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा ईएमएफटी का, जहां पे मैंने ये बताया था कि हम किस तरीके से ईएमएफटी को गो थ्रू करने वाले हैं। मैंने बच्चों से पहले ही बोला था कि ईएमएफटी का जो सिलेबस है, जो ईएमएफटी हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी थी, वहां पे फोर्थ सेमेस्टर में जो पढ़ी थी, वहां पे जो ईएमएफटी थी वो ईएमएफटी इसका बेसिक होने वाला है। और इस ईएमएफटी की जो क्लासेज रहेगी वो क्लासेज में वहां से पिक करके नहीं डालने वाला हूं। ये कोर्स आपका पूरा फुल्ली रिकॉर्डेड अलग से चलने वाला है। ये बात आप क्लियर ही रहे, बिल्कुल सही है। तो आज हम लोग एज पर मॉड्यूल के हिसाब से चलेंगे। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो प्लीज बेटा आप लोग ऐप पे जाइए, वहां से सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और एक एक पॉइंट के थ्रू चलते हुए चलेंगे कि आपका पूरा सिलेबस कवर होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। तो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा, मैं उछल कूद नहीं मारूंगा इधर उधर। कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें होगी वो भी बीच में इंक्लूड करेंगे हम लोग, पर ईएमएफटी का पूरा कोर्स को हम प्यार से करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन लाइन। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्सेप्ट, आपका मॉड्यूल शुरू होते पहले लिखा क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट। तो ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्सेप्ट को बात करेंगे, उसके पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास होने वाली है हमारी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। ओके, किसके बारे में होने वाली है बेटा? ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। देखो, मैं आप लोगों से यह बात भी बोल सकता हूं कि भाई ट्रांसमिशन लाइन का जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट है, जो पैरामीटर्स के बारे में है, वो मैंने पावर सिस्टम में पढ़ा रखा है, तो वहां से उठा के वीडियो डाल सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन नहीं, अलग अलग जगह से पिक करके मैं चीजें मिक्स नहीं करूंगा। ये सिलेबस आपका पूरा प्रॉपर तरीके से चलने वाला है, इसलिए प्यार से और साथ के साथ में वीडियो देखिएगा। देखो, थर्ड सेमेस्टर का जो ईएमएफटी था उसके बहुत सारे लेक्चर्स मैंने डाले थे, पूरे मॉड्यूल के हिसाब से हम लोग चले थे, बड़े प्यार से बड़े डिटेल में मैंने पढ़ाया था। पर बाद में कई स्टूडेंट्स के 2 महीने बाद, 5 महीने बाद में उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे थे। रीजन पता है क्या था? रीजन ये था कि बेटा उन्होंने साथ में फॉलो नहीं किया, साथ के साथ में उसको पढ़ते हुए नहीं गए। अगर आप साथ में पढ़ते हुए जाएंगे तो मॉड्यूल के बाद में जो हम लोग डाउट सेशन क्लास लगाने वाले हैं वो आपके लिए रीजनेबल बनेगी। अगर आप साथ के साथ में वीडियो लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो उन डाउट सेशन क्लासेस का कोई सेंस नहीं रहेगा, और ये सब्जेक्ट खत्म होने के बाद में फिर आप बोलोगे सर वहां पे तो वो टॉपिक ना वो मुझे समझ में नहीं आया। समझ में आई बात? तो ऐसे बात करोगे आप लोग तो क्या करना है, उसके लिए साथ के साथ में गो थ्रू हो लेना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन की। बेटा कहीं ना कहीं जाके हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और ये बात मैं आप लोगों को पहले सेमेस्टर की कुछ क्लासेस में बता चुका हूं कि ट्रांसमिशन लाइन में करंट और वोल्टेज का जो फ्लो होता है वो भी एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसलिए हम यहां पे ट्रांसमिशन लाइन को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे जाने से पहले या वोल्टेज और करंट के वेव फॉर्म पे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन होती क्या है। क्लियर है भाई, ट्रांसमिशन लाइन क्या चीज है? तो देखिए, पावर सिस्टम में हम लोग एक बात जानते हैं कि सर हमारे पास में 2 चीजें हैं। क्या क्या है सर? एक है जनरेटिंग स्टेशन और दूसरे कौन है बेटा? कंज्यूमर। भाई एक जगह से बिजली पैदा की जा रही है और दूसरी जगह वाले कौन है? उसको कंज्यूम करने वाला। सही बात है। तो एक तो हो गया प्रोड्यूसर जो बिजली को पैदा कर रहा है, कौन हो गया बेटा? जनरेटर। कौन हो गया? जनरेटर। इसने लाइट को किया पैदा, यहां से जनरेट हुई, यहां से जनरेट करके आपको मान लो यहां पे कौन बैठा है? कंज्यूमर बैठे हो, आप बैठे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोड। जो सर्वे सर्वा होता है, मालिक होता है, राजा होता है। सही बात है। तो यहां से पावर को यहां तक भेजने के लिए जो इंटरमिशन का या इंटरमीडिएट का काम करता है उसको बोला जाता है बेटा ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोला जाता है? ट्रांसमिशन लाइन। समझ में आ गया? मतलब ट्रांसमिशन लाइन का क्या काम है? तो इसका कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ इतना है कि ये लोड एंड सोर्स के बीच में एक कंजक्शन, एक कंडक्ट डिफाइन करता है और पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? मीडियम प्रोवाइड करता है। अब हम लोगों ने क्या भेजना है? सर पावर भेजना है। पावर मतलब क्या भेजना है बेटा? करंट भेजना है। क्या भेजना है? करंट।
तो मतलब ट्रांसमिशन लाइन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग। मतलब अच्छे कंडक्टर इसमें यूज में लिए जाने चाहिए, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन को हम कौन से बनाते हैं, ACSR कंडक्टर से बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं है, क्या सब लोग जानते हैं? देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना, इनके बारे में ज्यादा डिटेल से मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि हमें बात करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, इसलिए आज की क्लास ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक रहेगी। कल की क्लास में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की झलक देखने को मिलेगी। समझ में आ गई कहानी? अब देखो, तो ये ट्रांसमिशन लाइन है सर, कंडक्टिंग मीडियम होना चाहिए, तो ACSR क्या होते हैं बेटा, कंडक्टर पाए जाते हैं। अब सोचो इसने क्या किया, देखो सर मान लो यहां जनरेटर था, जनरेटर ने कोई वोल्टेज को डेवलप किया, सही बात है, जनरेटर यहां से कोई वोल्टेज को डेवलप करेगा और आप यहां कंज्यूमर हो, आपके पास में कोई वोल्टेज पहुंचना चाहिए। तो मान लो इसने V1 डेवलप किया, आपके पास जो पहुंचा वो कितना है, V2 है। तो V1 और V2 में क्या रिलेशन रहेगा, क्या V1 ज्यादा रहेगा, क्या V2 कम रहेगा, या V2 ज्यादा रहेगा या V1 कम रहेगा, या यहां से जो करंट निकली वो करंट है मान लो I1, यहां पे जो करंट पहुंची वो करंट है मान लो कितनी, I2, तो I1 और I2 में क्या रिलेशन रहेगा, तो ये कौन डिफाइन करेगा बेटा, ये एक ही इंसान डिफाइन करेगा, और वो इंसान कौन है, ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि इसके और इसके बीच में सिर्फ ये आ रहा है। समझ में आ गया? तो ये वैसा वाला नहीं हो गया जैसे शादियों का जो माहौल चलता है तो वो बीच वाला नहीं होता है? जो रिश्ते बताता है, होता है ना ब्रोकर टाइप में, तो इसके और इसके बीच की बातें सिर्फ इसको पता है, इसकी बातें इसको पता नहीं है, और इसका इससे डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये है इंटरमीडिएट वाला। तो समझने की बात है कि ट्रांसमिशन लाइन ही वो इंसान है जो V1 और V2 में रिलेशन डिफाइन करेगा, I1 एंड I2 में रिलेशन डिफाइन करेगा, और यहां से जाने वाली पावर S1 और यहां पहुंचने वाली पावर S2 में क्या डिफाइन करेगा, रिलेशन डिफाइन करेगा। अब देखो यहां पे सबसे बड़े मजे वाली एक बात है, अब क्या बात है उसको समझना। हम लोग अधिकतर ये बोलते हैं कि सर ट्रांसमिशन लाइन का भी एक वायर है तो कोई ना कोई इंपीडेंस रहेगा। चलो मान लो इसका एक इंपीडेंस है Z0, मैंने इंपीडेंस बोल दिया, सही बात है। आप बोलोगे सर इंपीडेंस में कोई करंट जाती है तो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो मान लो यहां वो वोल्टेज V1 है और यहां वोल्टेज V2 है, तो सर V1 बड़ा होना चाहिए, V2 छोटा होना चाहिए। चलो मैंने मान लिया कि V1 बड़ा है, V2 छोटा है, लेकिन बेटा ट्रांसमिशन लाइन है ना, ये चमत्कारी चीज है। समझ में आई बात? ट्रांसमिशन लाइन बहुत चमत्कारी चीज है। मैं आप लोगों को इस मॉड्यूल में ऐसी कहानियां बताने वाला हूं जो सुन के आप लोगों को ऐसे लगा कि रियलिटी में ऐसा भी होता है। बिल्कुल ठीक है, कई सारी चीजें, कई सारे माइंड में कंफ्यूजन। जैसे सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्या आप लोग हमेशा ऐसे पढ़ते हो कि जैसे मान लो एक वोल्टेज की इक्वेशन मैंने लिख दी, मैंने बोला कि V ऑफ t इक्वल्स टू Vm साइन ऑफ ओमेगा t, सही बात है। मान लो मैंने बोला कि ट्रांसमिशन लाइन में जाने वाला साइनोसॉइडल वोल्टेज कुछ ऐसा है, सोच के देखो कुछ ऐसा है, तो मतलब यहां पे जो मैंने Vm लिखा होगा वो Vm अगर साइनोसॉइडल यू जा रहा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू को लिखा होगा, यही किया होगा मैंने। तो आप क्या सोच के चलोगे, सर इस ट्रांसमिशन लाइन में जाने वाले वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ये Vm है, मान लो इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, तो आप क्या बोलोगे अगर मैंने बोल दिया कि अगर मैंने यहां पे जो ये सोर्स जनरेट कर रहा है वो वोल्टेज मान लो ऐसा है 10 साइन ओमेगा t, तो मैंने बोला बताओ ट्रांसमिशन लाइन में मैक्सिमम कितना वोल्टेज रहेगा, कितना रह सकता है मैक्सिमम, तो आप क्या बोल सकोगे, सर 10 रह सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, सही बात है। लेकिन मैं पता क्या चमत्कार करके दिखाऊंगा आपको, मैं ये चमत्कार करके बताऊंगा कि बेटा 10 नहीं होता, हो सकता है ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज 12 वोल्ट पाया जाए, यहां पे 12 वोल्ट पाया जाए, हो सकता है, सही बात है। तो 10 से ज्यादा भी हो सकता है कि ट्रांसमिशन लाइन में 9 वोल्ट ही हो सकता है 8 वोल्ट ही हो सकता है 13 वोल्ट हो जाए, सही बात है कि नहीं है। तो ये जो अमेजिंग चीज है ना, ये आपको पता लगेगी कि यहां से जब वेवफॉर्म यहां जाती है तो बीच बीच में क्या क्या कांड हो जाते हैं, क्या क्या चीजें चेंज हो जाती है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आएगी कि वैल्यू जो होती है, एक वेव की जो वैल्यू होती है वो अप्स एंड डाउन होती रहती है, और ये जो होती है वो एक क्राइटेरिया डिसाइड करती है, ये एक फिक्स वैल्यू के ऊपर डिफाइन कभी भी नहीं होती है। तो ये जबरदस्त चीजें जो है ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फिनोमिना से मिलेगी जब हम ट्रांसमिशन लाइन में इसको डालेंगे।
कई सारी चीजें हैं। अब ट्रांसमिशन लाइन की मैं बेसिक बातें करूं तो बेसिक बातें अधिकतर आप लोगों को पता है कि ये वोल्टेज V1 एंड V2 जो है ये कभी ज्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है। आप लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी होगी, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल होता है, फेरांटी इफेक्ट होता है, ठीक है ना, ओवर वोल्टेज होता है, अंडर वोल्टेज होता है, तो कई सारी चीजें होती है जिनसे वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं बेटा, वेरी करते रहते हैं। जिन बच्चों ने, देखो आप आ चुके हो 7th सेमेस्टर में है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप EMFT की प्रीवियस क्लासेस देख चुके हो। सेकेंड थिंग, मैं ये मान के चल रहा हूं कि पावर सिस्टम के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर है। ध्यान रखना, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आपको ये सारी चीजें पता नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो अलग से कि सर इनके जो बेसिक चीजें हैं वो भी हमें नहीं पता है। देखो बेटा, ग्राउंड लेवल से मैं चल रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर हमें तो गड्ढा करके पढ़ाओ जमीन में, हम तो नेगेटिव में है, ठीक है, तो मैं वहां से भी आप लोगों को पिक कर सकता हूं, वो डेफिनेटली तरीके से ऐसा होगा। ये मैंने थोड़ी ऊपर की बात कर दी, अब हम बेसिक से ही चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऊपर का लेवल टच करेंगे, ये आप लोग जानते हो मेरे को कि मैं स्टार्टिंग एकदम बेसिक से करता हूं, और जब चलते हैं तो बहुत ही हाई लेवल की बातें करेंगे, तो ये बाद में बातें करेंगे। इसको हटा दूं मैं थोड़ा सा। अब देखो बेटा, तो सर ये कहानी बिल्कुल क्लियर है कि ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा पैरामीटर है जो सोर्स और लोड के बीच में कंजक्शन डिफाइन करता है और वोल्टेज और करंट के बिहेवियर को क्या करता है, डिफाइन करता है। सही बात है, दैट्स माय ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात है। अब देखो ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर क्या क्या होता है, तो थोड़ा सा ट्रांसमिशन लाइन के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के बारे में देखो, ट्रांसमिशन लाइन की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसमिशन लाइन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पैरामीटर्स होते हैं। अब पैरामीटर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो क्या आप लोगों को पता है कि ट्रांसमिशन लाइन में कितने पैरामीटर होते हैं? कितने होते हैं? अरे ट्रांसमिशन लाइन में पैरामीटर कितने होते हैं सर? ट्रांसमिशन लाइन में 4 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है Z, जिसको हम बोलते हैं इंपीडेंस। सही बात है। दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है क्या? L, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। नोट्स साथ के साथ में बनाते हुए चलना कंपलसरी है, ओके। तीसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है बेटा आपका C, जो हो गया आपका कैपेसिटेंस। चौथा जो पैरामीटर होता है वो होता है आपका G, जिसको आप बोलते हो कंडक्टेंस। जो हो गया आपका G, कंडक्टेंस, जिसको आप बोलते हो लीकेज भी जिसको हम बोलते हैं। सही बात है। अब देखिए, अब ये तो हो गई हमारी रटने वाली बात, सबको पता होता है कि सर ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसमें 4 पैरामीटर होते हैं और उनको हम ये बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसमिशन लाइन में ये 4 पैरामीटर आते कहां से हैं, होते क्यों है, और हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को इन पैरामीटर के थ्रू ही रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हम जान लेते हैं। देखो बेटा, सुनना जरा ध्यान से, और देखो नोट्स साथ के साथ में बनाना, ध्यान रखना इस चीज का। नोट्स बनाओ, उसके बाद में पहले क्लास को देखो आराम से, उसके नोट्स बनाओ, फिर उसको 2x स्पीड पे करके एक बार और देखो। उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली तरीके से मेरे से पूछिएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट कोई भी तुक्का मार के डाउट मत पूछिएगा, क्योंकि अगर आपने तुक्का मार के पूछा तो मैं आप लोगों से पूछ लूंगा कि भैया आप लोगों के डाउट कैसे है, और आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो, तो ये हो गया आपका कंडक्टेंस एंड लीकेज। अब समझना चीज को ध्यान से, क्या होता है सर, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ट्रांसमिशन लाइन हमने डिफाइन किया है एक कंडक्टर को। किसको डिफाइन किया है बेटा? कंडक्टर को। तो सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो ट्रांसमिशन लाइन इज नथिंग बट ए कंडक्टर। क्या है ये? कंडक्टर है। मैंने बोला था ACSR क्या होता है? कंडक्टर होता है। अब बेटा कंडक्टर की क्या कहानी होती है सर? कंडक्टर जो होगा वो किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, सीधी सी बात है। अब भाई मटेरियल 3 तरह के होते हैं, कंडक्टर होता है आपका, सही बात है, इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है। ये किस तरीके से डिफाइन होते हैं? तो सर ये डिफाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंपीडेंस। किसके हिसाब से डिफाइन होते हैं बेटा? इंपीडेंस के हिसाब से, ओके। तो अगर कंडक्टर होगा तो ये किसी ना किसी किसका बना हुआ होगा? मटेरियल का बना होगा। अगर ये मटेरियल का बना हुआ होगा तो इसका क्या जरूर होना चाहिए? इंपीडेंस तो होगा ही होगा। क्या इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं कि कोई भी नॉर्मल अगर वायर होगा तो उसका एक पैरामीटर इंपीडेंस होगा ही होगा, क्योंकि बेटा किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ होगा, और मटेरियल का बना होगा तो उसका क्या होगा? इंपीडेंस होगा। आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस होगा। होगा कि नहीं होगा? क्या होता है भाई? आप लोग दिखते हो ना कि क्या होता है सर? रेजिस्टेंस। क्या होता है? ρL/A। अरे जानते हो कि नहीं जानते हो?
बिल्कुल परफेक्ट है ना, सही बात है। अब देखो भाई, मान लो ये आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है, इसके कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, कुछ लंबाई होगी, कुछ मटेरियल होगा, तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। समझ लो क्या आ गया आपका, इंपीडेंस आ गया। अब देखो कहानी क्या है सर, ट्रांसमिशन लाइन करती क्या है बेटा, ये दो इंसानों के बीच में जुड़ी हुई है। किस किस के बीच में भाई, यहां पे आ गया आपका कौन, जनरेटर, अभी अभी हम लोगों ने बात की है, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पे जाके कौन जुड़ गया आपका, लोड जुड़ गया। भाई कौन हो गया ये आपका, कंज्यूमर, ये हो गया सोर्स। अब ये किसी ना किसी पावर को भेजेगा, मतलब क्या भेजेगा, यहां से कोई करंट भेजेगा। क्या वो करंट इस ट्रांसमिशन लाइन में होते हुए फ्लो होगी क्या, सर बिल्कुल होगी। और वो जाके कहां पे पहुंचेगी, लोड के पास। अरे जाके पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, सही बात है ना। तो मतलब ट्रांसमिशन लाइन एक वो इंसान है जो करंट का फ्लो कराता है। किसका फ्लो कराता है, करंट का फ्लो कराता है। या आप बात कर सकते हो चार्ज का फ्लो कराता है। किसका फ्लो कराता है, चार्ज का, क्योंकि चार्ज कैरियर के फ्लो को ही करंट बोलते हैं। अब याद करिए भाई, इंपीडेंस तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर इसमें करंट जाएगी तो याद करिए, मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया था, दैट लॉ इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ। क्या पढ़ाया था बेटा, एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में होते हुए करंट का फ्लो होता है, किस में होते हुए बेटा, अगर किसी कंडक्टर में होते हुए करंट का फ्लो होता है, तो वो अपने चारों तरफ विद इन ए सर्कुलर मोड में क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है। किसको डेवलप करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को। क्या ये बात मैंने आपको बताई थी कि जैसे मान लो अगर ये एक पेन है, इस पेन में मान लो करंट इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ अगर फ्लो हो रही है, सही है, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और कैसे डायरेक्शन होती है बेटा, तो सर करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर को करो फोल्ड, अगर आपका फिंगर जिस डायरेक्शन में आपकी रोटेट होती है उसी डायरेक्शन में आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पाई जाती है। देखो जैसे इसमें करंट जा रही है ऊपर, मैंने थंब को रखा ऐसे, यूं किया, तो मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इसके चारों तरफ पाया जाएगा। तो विद इन ए सर्कुलर, अगर मान लो इस पॉइंट पे देखोगे तो ये सर्कल बनाएगा, इस पूरे सर्किल के ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट पाया जाएगा। समझ में आ गया। तो मतलब जैसे यहां से किसी r डिस्टेंस पे अगर आप बात करोगे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या ये बिहेवियर मैंने आप लोगों को पता है सबको कि बिकॉज योर H डॉट dl इक्वल्स टू समेशन ऑफ I, क्या ये बिहेवियर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, सही बात है नहीं है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, यहां पे क्या होता है कि किसी कंडक्टर में अगर I करंट जा रही है, तो उससे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना हो, सही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्लोज इंटीग्रेशन। अब देखो यहां से घूम के यू आओगे तो सर्कुलर पाथ पे चलोगे बेटा, तो कितना चले, सर ये सर्कल है पूरा, तो सर्कल की परिधि कितनी होती है, 2πr, करेक्ट है। तो क्या लिखोगे सर, H डॉट 2πr इक्वल्स टू करंट I, मतलब H इक्वल्स टू I अपॉन 2πr। क्या ये बात आप पहले पढ़ चुके हो, बिल्कुल पढ़ चुके होंगे, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आती है, और वो बात क्या है सर, वो बात यह है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट हुई तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा। किसको डेवलप करेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये तो कहानी समझ में आ गई भाई। हमारे पिक्चर में क्या आ चुका है, इसको हटा दूं मैं, देखो भाई हमारे पास क्या आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अब ये कुछ चीजें हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में आ चुका है, क्लियर है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अलावा मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, दैट इज योर मैग्नेटिक सर्किट एंड योर इलेक्ट्रिक सर्किट। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, याद करो। क्या मैग्नेटिक सर्किट का इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ में कोई रिलेशन होता है, सर डेफिनेटली तरीके से होता है, कि बिकॉज मैग्नेटिक सर्किट में पाया जाता है फ्लक्स, सही बात है, और मैग्नेटिक सर्किट में जो अपोजिशन करता है वो होता है कौन, रिलक्टेंस। कौन होता है, रिलक्टेंस। और इलेक्ट्रिक सर्किट में अपोजिशन करता है कौन, रेजिस्टेंस, सही बात है। तो मैग्नेटिक सर्किट का इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ में जो रिलेशन डिफाइन करता है वो एक रिलेशन डिफाइन करता है, और वो इंसान कौन होता है, दैट इज योर इंडक्टेंस। क्या आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि इंडक्टेंस इक्वल्स टू n स्क्वायर डिवाइड बाय रिलक्टेंस, ठीक है। मुझे इस फॉर्मूले को वापस से डेवलप करने की जरूरत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये मैं 2 बार डेवलप करा चुका हूं प्रीवियस क्लासेज में, कि इंडक्टेंस का रिलक्टेंस के साथ में रिलेशन होता है मैग्नेटिक सर्किट में। ध्यान रखना,
इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना हो तो आपका जो पैरामीटर होता है वो पैरामीटर डिफाइन होता है कौन? इंडक्टर। कौन डिफाइन होता है? इंडक्टर। अब देखो एक चीज ना आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, हम लोग जब भी कभी बात करते हैं इलेक्ट्रिक की और वोल्टेज की, किस किस की बेटा? देखो ध्यान से समझना, जब हम बात कर रहे होते हैं करंट की या फिर हम बात करते हैं वोल्टेज की, तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट के अगर मैं बात करूं बेसिक पैरामीटर, किसकी बात करूं? बेसिक पैरामीटर्स की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिक पैरामीटर सिर्फ 3 होते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है इंडक्टेंस, एक होता है कैपेसिटेंस। कहानी को थोड़ा समझ लीजिए। रेजिस्टेंस जो होता है यह सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन दिखाता है। क्या दिखाता है बेटा? अपोजिशन दिखाता है कि ये करंट का कितना अपोजिशन करेगा। ओके, तो ये दिखाता है अपोजिशन। अपोजिशन की वजह से जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है हीट। क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? हीट। और हीट जो होता है वो होता है I²RT के फॉर्म में। अब हीट मान लो वायर में गया, अपोजिशन हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, तो हीट क्या होता है? एनवायरमेंट में डिस्पेच हो जाता है। मतलब रेजिस्टेंस वो इंसान है जो आपके सर्किट में लॉस को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करेगा? लॉस को। जब मैं आगे जाके बात करूंगा ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, तो वहां पे हम जिस इंसान को जीरो करेंगे वो इंसान कौन रहेगा? रेजिस्टेंस रहेगा। ये यू कैन से आपका इंपेडेंस रहेगा। समझ में आई कहानी? तो ये इसको क्या करेगा? जीरो करेगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा पैरामीटर डिफाइन करते हैं। देखो यहां पे आप लोग बात करोगे किसकी? इंडक्टेंस की। ये हो गया आपका एल, ठीक है ना? ओके, तो इंडक्टेंस जो डिफाइन होता है ये डिफाइन होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। किसके लिए डिफाइन होता है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो जब मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की जाएगी, जब मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाएगी, तो हम इलेक्ट्रिक सिस्टम में करंट या वोल्टेज के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? इंडक्टेंस करता है। मतलब अगर आप कहीं भी एक इंडक्टर को डिफाइन कर रहे हो तो इसका मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं है? सही बात है। अब देखो इंडक्टर जो होता है इट जस्ट लाइक ए कोयल। किसकी जैसा होता है बेटा? एक कोयल की तरह होता है। आप लोगों ने देखा होगा यूं होता है इंडक्टर, होता है ना एक कोयल की तरह। तो इसमें क्या होते हैं? टर्न्स होते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं? टर्न्स होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल। तो इंडक्टर जो होता है, जब अगर आप लोगों ने देखा हो कि जब इसमें कोई करंट जाती है, मान लो I(t) इसमें करंट गई, तो इस पे एक वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, मान लो V(t) हुआ। सही बात है। अगर इसका इंडक्टेंस L है तो आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि V(t) = L(di/dt) होता है। क्या जानते हो कि नहीं जानते हो? सही बात है। ये जो रूल होता है ये होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक सर्किट। वोल्टेज है, करंट है, अपोजिशन है। समझ में आ गया? लेकिन इंडक्टर तो किसके लिए डिफाइन होता है बेटा? सर मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिफाइन होता है। तो क्या इसका रिलेशन मैग्नेटिक से भी होना चाहिए? डेफिनेटली तरीके से होना चाहिए। तो क्या रिलेशन होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि V(t) = N(d∅/dt) होता है। क्या ये बात आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो? डेफिनेटली जानते होंगे कि एक फाई फ्लक्स अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो वो एक EMF डेवलप करता है और उसको N(d∅/dt) के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। आप लोगों ने फैराडे लॉ अच्छे से पढ़ा होगा। सही बात है। क्या ये फैराडे लॉ ही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फैराडे लॉ है ये। सही बात है। N(d∅/dt). अब क्या एक बात बताओ, एक ही एलिमेंट के ऊपर क्या दो अलग अलग वोल्टेज पाए जा सकते हैं? क्या नहीं पाए जा सकते? तो ये और ये दोनों बराबर होते हैं। इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए बोलते हैं कि यहां पे Li = N∅ होता है हमेशा। मतलब बेटा समझ में आई कहानी कि अगर कंडक्टर में करंट रही तो फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगी और फ्लक्स का जो रिलेशन होता है वो इंडक्टेंस के थ्रू होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना हो तो रिप्रेजेंटेशन करने का जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट बेटा कौन होता है? इंडक्टर होता है। कौन होता है? इंडक्टर होता है। समझ में आ गई कहानी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब देखो क्या ये सिस्टम में कोई लॉस डिफाइन कर रहा है क्या? नहीं सर, ये दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक एनर्जी होती है। सिस्टम के अंदर की क्या है? एक एनर्जी है। तो ये एनर्जी क्या बाहर दिख रही है क्या? नहीं सर, ये वायर में है, ये चार्ज में है, ये करंट में है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये डिस्पैच नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके सिस्टम की एनर्जी है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो इंडक्टर एक एनर्जी को स्टोर करता है या रिलीज करता है और उसकी वैल्यू होती है ½ Li²। क्या होती है या नहीं होती है?
क्या ये सिस्टम में लॉसेज को डिफाइन करता है क्या? नहीं करता है। तो इंडक्टर कभी भी सिस्टम में लॉस को डिफाइन नहीं करेगा। और अगर मैं बात करूं किसकी, कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर बेटा किसको दिखाता है? सर ये दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको दिखाता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये भी क्या होता है? चार्ज एंड डिस्चार्ज। और एनर्जी कितनी होती है? सर हाफ CV स्क्वायर के बराबर होती है। कितनी होती है? हाफ CV स्क्वायर के बराबर होती है। क्या ये बात आप समझ में आ गया कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में लॉस को दिखाना हो तो मैं लाऊंगा रेजिस्टेंस को, अगर मैग्नेटिक बिहेवियर को दिखाना हो तो मैं लाऊंगा इंडक्टेंस को, अगर इलेक्ट्रिक बिहेवियर को लाना हो तो मैं लाऊंगा कैपेसिटेंस को। क्या ये कहानी आप लोगों को समझ में आई है? क्लियर है? अब इन पैरामीटर्स के बारे में आपको क्लियरली और तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या इसको मैं हटा सकता हूं? अब देखो यहां से मैं इसको हटा देता हूं। ओके, तो सर हमारे पास में जो पैरामीटर है वो 4 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इंपीडेंस का यहां पे क्या बिहेवियर है या इंपीडेंस का यहां पे क्या मतलब है। अगर इंपीडेंस से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप एक काम कर लो, इसको अपोजिशन समझ लो या लॉस समझ लो। तो आप एक काम करो, इसको रेजिस्टेंस कर दो। अब तो ठीक है। ओके, इसको क्या कर लो आप? रेजिस्टेंस कर लो। ठीक है ना? ओके, अब तो मिक्स नहीं होगा। आप बोलोगे सर R और L को मिक्स करके इंपीडेंस बोलते हैं हम, तो कोई बात नहीं बेटा, उसको रेजिस्टेंस लिख लो। अब देखो, तो सबसे पहला पॉइंट नोट्स बनाना, रेजिस्टेंस क्यों आया? तो इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट डिफाइन। नोट्स बनाना जरूरी है, समझ में आ गया होगा तो नोट्स बना लीजिए, सारे पॉइंट्स लिखना। बाद में क्या होता है समझ में आ जाता है। आप लोगों के नोट्स में भी सारी कहानी होनी चाहिए। देखो, तो R इज डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट डिफाइन द अपोजिशन बाय द ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर है? ओके, सेकेंड थिंग, इट्स डिफाइन, R के बारे में लिख देता हूं मैं। सेकेंड पॉइंट, इट्स डिफाइन द लॉस इन द सिस्टम in the form of the heat, and that is I square RT। क्लियर है? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मटेरियल के ऊपर। ठीक है, और कंडक्टर हमारे कौन से होते हैं? ACSR कंडक्टर होते हैं। दैट्स वाई एक पैरामीटर हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है सबके? आगे चलें। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पैरामीटर इज योर इंडक्टेंस। ओके, तो इंडक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में क्यों लिया जाता है? क्या रीजन लिखोगे इसका? क्या रीजन लिखोगे? इसका लिखोगे। ओके, तो इंडक्टेंस इट्स डिफाइन या इट्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ओके, तो मैग्नेटिक बिहेवियर को अगर रिप्रेजेंटेशन करना है तो ट्रांसमिशन लाइन में हम किसका यूज करते हैं बेटा? इंडक्टेंस का यूज करते हैं। क्या ये लॉस डिफाइन करता है क्या? नहीं डिफाइन करता है। ओके, तो इट्स डज नॉट occur any losses in the system। ओके, ये सिस्टम में किसी भी तरह के कोई भी लॉसेज को दिखाता नहीं है। ये सिर्फ एक क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है? ओके, अब देखो, इसको हटा दो मैं। देखो, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा गया था आप लोगों के गेट का। मैंने पहले भी क्लासेस में कई बार इसकी बात की है। ठीक है ना? क्या क्वेश्चन है समझ लीजिए। क्वेश्चन था, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वायर और कंडक्टर। ठीक है, अगर एक वायर और कंडक्टर को नॉर्मली हमें क्या करना हो? रिप्रेजेंट करना हो, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? समझिए, ऑप्शन थे उसमें। ठीक है ना? ए रेजिस्टेंस,
ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद INDU इंडक्टेंस, ठीक है। ऑप्शन बी ए रेजिस्टेंस, ओके। ऑप्शन सी ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इंडक्टेंस, ओके, एंड इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ओके। एंड द अनदर वन ऑप्शन 4, ठीक है। ऑप्शन 4 में लिख लेना, जैसा रिप्रेजेंटेशन ट्रांसमिशन लाइन का होता है, ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इंडक्टेंस, पैरेलल विद कैपेसिटेंस एंड लीकेज, ठीक है। ये सी हो गया, ये जी हो गया, ये एल हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन था, गेट में पूछा गया था एक बार कि एक नॉर्मल वायर या कंडक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, ये आप लोग डिफाइन करके बताइए। तो देखो बेटा, जब हम जनरली तरीके से कोई भी सर्किट बनाते हैं, जैसे आपके नेटवर्क का सर्किट होता है, सही बात है। जैसे आपने बोला कि सर यहाँ पे एक मैंने बैटरी लगा दी, मान लो ये बैटरी है एक 12 वोल्ट की, यहाँ पे एक ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर जाके किसी रेजिस्टेंस या किसी एलिमेंट से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस तरीके से। ये एक नॉर्मल सर्किट है और मैं चाहता हूं कि इसमें कोई करंट का फ्लो कराना चाहता हूं। तो सर यहां कंजक्शन के लिए मैंने क्या कर रखा है, एक कंडक्टर लगा रखा है। ये क्या है, मेरा कंडक्टर है, सही बात है। अब मैं अगर इस सर्किट को एक एक्चुअल सर्किट में बनाना चाहूं तो इस कंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ऐसा ये एक क्वेश्चन है। तो क्या कहानी होगी, तो इसमें दो चीजें इंक्लूड होती है बेटा। देखो, अगर ये कंजक्शन के लिए कंडक्टर बनाया गया है तो ये किसी ना किसी मटेरियल का होगा, तो अपोजिशन जरूर दिखाएगा, करंट का कुछ ना कुछ अपोजिशन करेगा, तो इसमें रेजिस्टेंस का आना कंपलसरी है, सही बात है। दूसरी थिंग, अगर ये क्लोज पाथ प्रोवाइड करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ करंट का फ्लो जरूर होगा, और अगर करंट का फ्लो होगा तो इसमें एक पैरामीटर और आएगा, और वो पैरामीटर कौन होता है, इंडक्टर। कौन होता है, इंडक्टर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक नॉर्मल कंडक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इंडक्टेंस। क्लियर है, ये माइंड में क्लियर रखना। Option A is the correct one. A resistance in series with the inductance is the representation of a normal conductor or a wire in the practical system. Clear है कहानी? ओके, तो इंडक्टेंस क्यों आता है समझ में आ गया, रेजिस्टेंस क्यों आता है समझ में आ गया। चले अब आगे। अब देखो अगली कहानी जो आती है वो आती है कैपेसिटेंस से रिलेटेड। किससे है, कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं? बिल्कुल सही बात है कि सर कैपेसिटेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में, प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर को दिखाता है। किसको दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर को। अब देखो, अब कहानी जो आ चुकी है वो आ चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी कहानी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अब मैंने एक कहानी, देखो सोचने लायक बात है। अभी मैंने एक एग्जांपल करवाया, मैंने बोला कि एक नॉर्मल कंडक्टर को जब हम दिखाते हैं तो उसमें हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं। अगर मैं ये बोलने की कोशिश करता कि उसमें हम कैपेसिटेंस को क्यों नहीं लेते हैं, उसमें हम लीकेज को क्यों नहीं लेते हैं, चलो मान लो लीकेज का तो आप फिर भी कोई बहाना बना दोगे, इसका तो रीजन दे सकते हो। आप ये जरूर मुझे डिफाइन करके बताओ कि उसमें हम कैपेसिटेंस को इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं जब एक नॉर्मल कंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, कैपेसिटेंस को क्यों नहीं करते हैं। तो समझना कहानी को। देखो सर कैपेसिटेंस जो होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है, सही बात है। किसको डिफाइन करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बहुत ही खास बात है। क्या खास बात है, पहली चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा और हमेशा वोल्टेज के बिहाफ पे ही डिफाइन होता है। अगर वोल्टेज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी डिफाइन नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्टेज से पक्के से पक्का रिलेशन है। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन दिखा रहा है बेटा, कैपेसिटेंस दिखा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हुआ तो कैपेसिटेंस का इफेक्ट ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो कैपेसिटेंस का इफेक्ट भी कैसा रहेगा, कम रहेगा, या कैसा रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। समझ में आई कहानी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन किससे है बेटा, वोल्टेज से है। किससे है, वोल्टेज से। मतलब हायर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वोल्टेज का भी हाई टू हाई होना क्या है, कंपलसरी है। हाई टू हाई होना क्या है, कंपलसरी है। अब समझिए कैपेसिटेंस कुछ ऐसा होता है, जरा सोच के देखो। यहां पे एक वोल्टेज है, यहां पे एक वोल्टेज है, समझ में आ गई कहानी। ये कुछ ऐसा है,
ये वोल्टेज है मान लो V1, ये वोल्टेज है मान लो V2, यहां पे मैंने बोला है 20 वोल्ट है, मान लो मैंने बोल दिया ये 0 है, ये कितना है 20 है, तो इस 20 वोल्ट के हिसाब से यहां पे क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्या ऐसा ही होता है? मान लो इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है d, तो मैं बोलूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप बोलोगे सर 20 डिवाइड बाई d है, यही हुआ है। अब अगर मैं बोलूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे और बढ़ाना है, तो आप बोलोगे सर वोल्टेज को और बढ़ा दो, वोल्टेज को और बढ़ा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। अब देखो, अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन को बनाऊं तो मान लो ट्रांसमिशन लाइन का एक वायर यहां है, दूसरा वायर यहां है, बीच में क्या होता है बेटा, हवा। और हवा जो होती है ना, ये परफेक्टली क्या होती है, इंसुलेटर होती है। क्या होती है परफेक्टली, इंसुलेटर। सही बात है। अब मान लो इसके ऊपर वोल्टेज है आपका V1 और इसके ऊपर वोल्टेज है आपका मान लो कितना, V2। तो इस V1 और V2 में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों लाइन के बीच में, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डेवलप होगा, और कैपेसिटेंस का इफेक्ट उतना ही ज्यादा इंक्लूड किया जाएगा। समझ में आई कहानी? तो जो नॉर्मल सर्किट होते हैं, जैसे यहां सर्किट है 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 10 वोल्ट, सही बात है, तो इन सर्किट्स के लिए यहां पे एक नॉर्मल वायर है, कोई दो पैरेलल प्लेट्स नहीं है। दूसरी बात, यहां पे वोल्टेज काफी कम है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर उतना ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए एक नॉर्मल कंडक्टर के रिप्रेजेंटेशन में हम कैपेसिटर को इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ में आई कहानी? बट इन द ट्रांसमिशन लाइन ये वोल्टेज होते हैं लाइक ओवर 11 किलो वोल्ट, 22 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, सही बात है। तो वोल्टेज काफी ज्यादा हाई होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जबरदस्त तरीके से क्या होता है बेटा, डेवलप होता है। इसलिए हम यहां पे तीसरा पैरामीटर क्या इंक्लूड करते हैं, कैपेसिटेंस को इंक्लूड किया जाता है। कहानी समझ में आई? क्लियर है कि नहीं है? अब क्या कहानी होगी इस चीज को और समझिए। देखो भाई, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, चलो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है, वोल्टेज की वजह से आ रहा है, तो वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो वो आ कैसे रहा है पहले उसको समझिए। देखो भाई, मान लो ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये दूसरी ट्रांसमिशन लाइन है, सही बात है। इसके ऊपर मान लो वोल्टेज V1 है, यहां पे वोल्टेज मान लो V2 है, इन दोनों के बीच में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना है तो बेटा किससे दिखाऊंगा, सर कैपेसिटेंस से दिखाना है। किससे दिखाना है, कैपेसिटेंस से दिखाना है। अब मैंने मान लो बना दिया कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या है, कैपेसिटेंस है। क्या है, कैपेसिटेंस है। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि जब सर्किट में कैपेसिटेंस आता है तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है x ऑफ c, जिसको आप बोलते हो 1/j⍵c, होता है कि नहीं होता है? क्या इस वायर और इस वायर के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं है सर। बीच में क्या होता है, हवा, और हवा क्या होती है बेटा, इंसुलेटर। लेकिन कैपेसिटर की यही तो खास बात होती है कि कैपेसिटर में जो फ्लो होने वाली जो करंट होती है, क्या वो करंट कंडक्शन वाली करंट होती है क्या? नहीं। देखो दो तरह की करंट होती है, जिन लोगों ने पहले पढ़ा है उनको पता है। एक होती है कंडक्शन करंट और दूसरी कौन सी होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। एक होती है कंडक्शन, एक होती है डिस्प्लेसमेंट। क्या फर्क होता है दोनों में? सर फर्क यह है कि अगर मान लो इस लाइन को और इस लाइन को मैं किसी वायर के थ्रू जोड़ दूं, किसके थ्रू, वायर के थ्रू, तो वायर में फ्लो होने वाली करंट को बोलते हैं कंडक्शन, मतलब किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट को बोलते हैं कंडक्शन। लेकिन जो कंडक्टर से फ्लो ना हो, जो चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेट करने से फ्लो हो। अब वाइब्रेशन का मतलब आप समझते हो, जैसे आप लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करो तो दूसरे सिरे तक वो गर्म हो जाती है। कैसे? इंटरनली वाइब्रेशन की वजह से। यहां के जो पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेट होंगे, आगे वाले को एनर्जी देंगे, वाइब्रेट होंगे, आगे वाले को देंगे, वाइब्रेट होंगे, आगे वाले को देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यही खास बात होती है। अब क्या खास बात होती है समझिए। देखो मान लो इसके ऊपर कोई ना कोई वोल्टेज है, ठीक है ना। तो वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप समझते हो। जैसे भाई मान लो एक नॉर्मल चार्ज पार्टिकल है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होता है, जैसे बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। मतलब या तो ये कन्वर्ज होता है या क्या होता है, डाइवर्ज होता है। मैग्नेटिक फील्ड यूं होता है सर्कुलर वे में, लेकिन ये यूं होता है, या तो यूं फैलेगा या तो यूं फैलेगा, या बाहर से अंदर की तरफ आएगा, यही होता है ना। तो मान लो ये एक वायर है, अब इससे बाहर की तरफ यूं चारों तरफ क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। जैसे ये वायर है, इससे बाहर की तरफ यूं इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। अब बाहर क्या है, बाहर क्या है बेटा, सर बाहर है हवा के कण, एयर पार्टिकल्स, सही बात है। अब वो तो इंसुलेटर है, वो तो कंडक्शन कर नहीं सकते। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ऐसा है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, समझ लीजिए आप लोग अभी सर्दियों में आग के चारों तरफ बैठते होंगे, आग है, समझ गए, आग जली। अब आग जली तो आग की जो आंच होती है, जो उसकी तपन होती है, वो आप तक पहुंच रही है। कैसे?
आग तो एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच रही है, आग में तो हाथ नहीं डाल रखा आपने, दूर ही है आपका हाथ, वो तपन आपके पास कैसे पहुंच रही है? क्योंकि सर आग के आसपास जो हवा आ रही है, वो उसके हवा के जो कण है वो उस आग से क्या हो रहे हैं? चार्ज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? गर्म हो रहे हैं। और वो कण जब आप लोगों से टकरा रहे हैं तो आप उस गर्माहट को क्या कर रहे हो? फील कर रहे हो। यही बिहेवियर होता है। सेम कंडीशन होती है इलेक्ट्रिक लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में, कि जब वोल्टेज काफी ज्यादा हाई होता है तो इस वायर के चारों तरफ यूं बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है बेटा, जब ये हवा के कणों से टकराती है तो ये हवा के कणों को कर देती है चार्ज। क्या कर देती है? चार्ज पार्टिकल बना देती है उसको। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो कोरोना इफेक्ट वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होता है तो ये हवा के कण जो चार्ज होते हैं ना, वो इतने जबरदस्त तरीके से चार्ज होते हैं, जैसे हवा का कण इधर से आया उड़ता उड़ता, ये लाइन के पास में आया और एकदम से ऐसे समझ लो जैसे आप लोगों ने आग जल रही थी, आग में कुछ एकदम से फेंक दिया और उसमें एकदम से आग लग जाए। समझ में आया? तो हवा का कण एकदम पास में आया इसके ट्रांसमिशन लाइन कर, वो एकदम से भयंकर चार्ज हो गया, तो आपको दूर से चमकता हुआ दिख रहा है, देखो चार्ज हो रहा है, दूर से दिख रहा है। तो ट्रांसमिशन लाइन के चारों तरफ आपको उजाला उजाला सा दिख रहा है, उसको बोलते हैं कोरोना। समझ में आया? तो कोरोना किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर समझ रहे हो आप? क्या समझा? कि वायर में से ना बाहर की तरफ एनर्जी निकली चारों तरफ और उसने कणों को क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। तो क्या बेटा ये जो है, क्या ये पावर में एक लॉस को दिखा रहा है क्या? बिल्कुल। तो कैपेसिटेंस जो होता है ना, ये आपके सिस्टम में यहां पे एनर्जी में लॉस भी करता है। समझ में आ गया है? एनर्जी में लॉस भी करता है। ओके, ये तो कंडक्टेंस है, इसको लीकेज भी बोलते हैं कैपेसिटेंस को, ठीक है ना? तो ये थोड़ा बहुत क्या करता है? लीकेज भी करता है कैपेसिटेंस। और लीकेज कैसे होता है? यूं, कंडक्टेंस की वजह से। समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है? चार्ज पार्टिकल में लीकेज पाया जाता है। अब कैसे पाया जाएगा? समझ में आ गई कहानी? इसको आप कैपेसिटेंस से लिखो, लीकेज मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना? तो क्या होता है? इससे एनर्जी का लॉस भी होता है। मतलब कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर और रिलीव करने का काम करता है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सही है। लेकिन ये कोरोना इफेक्ट वगैरह जो होते हैं ना, इनकी वजह से पावर में क्या होता है? लॉस होते हैं। क्योंकि बेटा ये तो ये हो गया ना, आग जली, कोई कण आया, एनर्जी ली और वो कण तो फिर चला गया, क्योंकि हवा है, हवा तो फ्लो होती रहेगी, तो नए नए कण आते रहेंगे, तो बार बार किसको चार्ज करोगे? मीडियम तो फिक्स नहीं है ना। अगर मीडियम फिक्स होता तो एनर्जी कांस्टेंट रहती, लॉस नहीं होता। समझ में आया भाई? इधर से हवा आई, कुछ कण आए, चार्ज हुए और वो यहां से आगे चले गए, तो आगे चले गए, निकल गए, तो लॉस तो हो गया कि नहीं हो गया? सही बात है। तो कैपेसिटेंस की वजह से भी यहां पे लॉस होता है। कैपेसिटेंस किसकी वजह से आता है? कैपेसिटेंस आ जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कहानी समझ में आई या नहीं आई? अब देखो, जब ट्रांसमिशन लाइन छोटी होती है तो कैपेसिटेंस का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना, तो थोड़ा 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 जुड़ते हुए इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और हमें कंसिडर करना पड़ता है। अब देखो बेटा, शॉर्ट लाइन, मीडियम लाइन, लॉन्ग लाइन, इन सब के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बात करूंगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। आज की क्लास आपकी बेसिक क्लास है, ये सारी चीजें डेफिनेटली तरीके से आप लोगों को पता होगी, सही बात है। फिर भी इंट्रोडक्शन और पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन था, तो इसलिए मैंने सोचा कि पैरामीटर्स को आपको डिफाइन कर दिया जाए। अब देखो, नेक्स्ट पैरामीटर जो होता है वो होता है आपका जी, जिसको आप लीकेज या कंडक्टेंस भी बोलते हो। अब इसका सिंपल सा एक रिलेशन है। ये लीकेज जो पैरामीटर होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? बेटा लीकेज का क्या मतलब है? लीकेज का मतलब ये है कि जैसे सर हम एक घड़ा लेके आते हैं, जब हम घड़े में पानी डालते हैं, सही है, तो जहां तक उसमें पानी होता है, बाहर से अगर हम उसको देखें तो वहां तक वो घड़ा गीला होता है, और जहां उस लेवल, जैसे मान लो ये आपका एक घड़ा है, ये एक पोट है, अब इसमें पानी मान लो यहां तक भरा हुआ है, सही बात है, तो बाहर से आप देखोगे ना तो ये घड़ा इतने लेवल तक गीला रहता है, बाहर से गीला दिखेगा, ऊपर से यहाँ पे आपको सूखा दिखेगा। क्यों? क्योंकि सर घड़ा जो होता है ना, जो मिट्टी का बना होता है, उसमें होते हैं पोर्स, मतलब छिद्र होते हैं छोटे छोटे, तो बाहर की तरफ आपको क्या दिखाते हैं? नमी दिखाते हैं। अब वो नमी आई कैसे? क्योंकि सर छिद्र थे, तो छिद्र से क्या हुआ? लीकेज हुआ। क्या हुआ बेटा? लीकेज हुआ। तो ये लीकेज को दिखाता है जी। ये किसको दिखाएगा? लीकेज को दिखाएगा। तो इनमें हुआ क्या? लीकेज। अब इस लीकेज की वजह से वो बाहर से आपको दिख रहा है, मतलब कुछ पानी रिस रिस के कहां जा रहा है? बाहर की तरफ निकल रहा है। अब सर ट्रांसमिशन लाइन में लीकेज कहां हो सकता है? अब एक बात बताओ बेटा, ये ट्रांसमिशन लाइन है, हवा में लटकी हुई है, कुछ इससे टच ही नहीं है, तो लीकेज कैसे होगा? अरे भाई, लीकेज होने के लिए कुछ बाहर निकलने के लिए एनवायरमेंट भी चाहिए, सही बात है। तो क्या होता है, जैसे ये ट्रांसमिशन लाइन है, अब यहां पे मान लो एक पोल है, और पोल के ऊपर क्या होते हैं बेटा? इंसुलेटर। मान लो ये यहां पे एक इंसुलेटर लगा हुआ है, कुछ ऐसा, ये इंसुलेटर है, समझ में आ गया? इस इंसुलेटर के ऊपर इस ट्रांसमिशन लाइन को बांधा हुआ है, फिर ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है आगे, सही है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन कहीं ना कहीं इस इंसुलेटर से क्या हो रही है? टच हो रही है।
और इंसुलेटर जो होता है वो क्या होता है, इंसुलेटेड मीडियम है। लेकिन बेटा जो पोल होता है वो तो कंडक्शन कर सकता है, हैं? अरे भाई जो हमारे पोल होते हैं वो किसके होते हैं, स्टील के बने होते हैं। हाई वोल्टेज लाइन के पोल किसके बने होते हैं, स्टील के। जो डिस्क लटकी हुई होती है यूं, देखा होगा, स्टील के बने हुए होते हैं, ऐसा ही होता है ना पोल। ये यूं पोल है, ये इसकी आर्म्स है, यूं यहां पे क्या लटकी हुई है, डिस्क लटकी हुई है, और यहां पे कंडक्टर आपका बंधा हुआ है। तो बेटा ये तो आपका जो बना हुआ है ये तो स्टील का है कि नहीं है। हाँ, ये डिस्क इंसुलेटर है, ये मान लिया मैंने। तो बेटा ये कंडक्टर बीच में आ गया इंसुलेटर। तो ये जो डिस्क होती है ना, ये किसकी तरह बिहेव करती है, एज ए कैपेसिटेंस, यूं कैपेसिटेंस की तरह काम करती है। मान लो 3 डिस्क है ना, तो ये इस तरीके से 3 कैपेसिटेंस की तरह काम करेगी। सही बात है। अगर आप लोगों ने इंसुलेटर पढ़ा होगा पावर सिस्टम में, तो वहां पे आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि ये जो डिस्क होती है वो आपके कैपेसिटेंस की तरह काम करती है। तो इसमें से चार्जिंग करंट फ्लो होती है, कैपेसिटेंस में से होते हुए चार्जिंग करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीकेज। मतलब लीकेज इट्स नथिंग बट ए बिहेवियर ऑफ योर कैपेसिटेंस। लेकिन ये एक्चुअल में किसको दिखा रहा है, लॉस को दिखा रहा है, क्योंकि इधर से करंट निकल के इधर होते हुए कहां जा रही है, ग्राउंड में जा रही है। तो आपके सिस्टम में थोड़ा सा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस को दिखाने के लिए बिहेवियर यहां पे कैसा है भाई, इंसुलेटर का बिहेवियर कैसा है, एज ए कैपेसिटेंस, ठीक है। पर इनकी वजह से कंडक्शन कहां पे बन रहा है, ट्रांसमिशन लाइन का, ग्राउंड से। और थोड़ी करंट ट्रांसमिशन लाइन में से निकल के कहां जा रही है, ग्राउंड में। सही बात है। इसी वजह से वो नहीं होता, बारिश में हम बोलते हैं कि भाई पोल वोल को छूना नहीं चाहिए, करंट आ सकता है। वो इस लीकेज की वजह से हो सकता है बेटा, समझ में आया। क्योंकि बारिश में इंसुलेटर गीले होते हैं तो लीकेज हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से करंट का ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो इनकी वजह से हम लोग उसको छूते नहीं है, समझ में आया। तो ये होता है लीकेज। अब लीकेज जो होता है ना भाई, इंसुलेटर लीकेज को हम मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं, सही है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 3 इंसुलेटर में भाई लीकेज आ रहा है, तो 4 लगा देंगे, 5 लगा देंगे, ताकि लीकेज कैसा रहे, कम से कम पाया जाए। समझ में आई कहानी। तो हम लीकेज को मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो फेवरली इफेक्ट होता है वो 2 इंसानों को आता है, इंडक्टर और आपका रेजिस्टेंस का। लाइन थोड़ी सी बढ़ती है तो आ जाता है किसका, कैपेसिटेंस का। लीकेज का जो इफेक्ट होता है ये आपका काफी कम होता है या नेग्लिजिबल होता है। ये बहुत लंबी जब ट्रांसमिशन लाइन होती है तो लीकेज के इफेक्ट को हम लोग इंक्लूड करना शुरू करते हैं, अदरवाइज इस लीकेज के इफेक्ट को हम इतना इंक्लूड नहीं करते हैं। ये कंडक्टिंग बिहेवियर दिखाता है यहां से कैपेसिटेंस के हिसाब से, ठीक है ना। ओके, तो ये इनका बिहेवियर आता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये एंड ये जो G है ये एक्चुअली G इसलिए लिखा हुआ है, ये 1/R का बिहेवियर है, इसलिए मैंने इसको कंडक्टेंस बोला है। सही बात है। एक्चुअली ये बिहेवियर किसका दिखाता है, लीकेज का दिखाता है। कहानी समझ में आई। तो पैरामीटर कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखो ये भी ट्रांसमिशन लाइन तो लटक रही है यूं और करंट जा रही है यूं, मतलब ये भी पैरेलल है ट्रांसमिशन लाइन के, कैपेसिटेंस भी पैरेलल था, और ये दोनों कैसे थे, नॉर्मल वायर का रिप्रेजेंटेशन था। तो अब आपको ट्रांसमिशन लाइन समझ में आ चुकी होगी। तो क्या चारों पैरामीटर क्लियर है कि कौन सा पैरामीटर आता है, क्यों आता है, उसका रीजन क्या है, कहानी क्लियर है सबके। ओके, अब देखो, ठीक है ना। अब हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि मैं आप लोगों को इंडक्टेंस का फॉर्मूला डेवलप करके दूं, ट्रांसमिशन लाइन के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डेवलप करके दूं, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूले वगैरह से अभी हमारे कोई काम नहीं है, क्योंकि हम पावर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, तो उतना डीप में जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सिर्फ पता होना चाहिए कि अगर कोई पैरामीटर लिया हुआ है तो वो पैरामीटर क्यों लिया हुआ है। अब देखो एक बात को और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो बेटा भाई, ट्रांसमिशन लाइन जैसे मान लो 100 किलोमीटर खींची गई या 200 किलोमीटर खींची गई, तो ट्रांसमिशन लाइन का वायर तो बेटा एक जैसा ही है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे इतना मोटा हो, आगे जाके उसको इतना पतला कर दिया हो, ऐसा तो नहीं होता ना, एक जैसी ही होती है कंडक्टर। बिल्कुल परफेक्ट है भाई, एक जैसा कंडक्टर होता है, सही बात है। मतलब ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन जो होती है ना बेटा, वो आपकी यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन होती है। कैसी होती है, यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन। यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो आप, एक जैसा, तो यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन होती है, सही बात है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मान लो ये एक पेन का टुकड़ा है, इतना बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है, और ये दूसरा टुकड़ा इतना है, अगर मान लो दोनों की लंबाई एक जैसी है, मटेरियल तो एक जैसा ही होता है, ठीक है ना। अगर मान लो इनकी मोटाई एक जैसी है, तो मैंने बोला एक टुकड़ा मैंने यहां से निकाल लिया, एक टुकड़ा मैंने यहां से 10 किलोमीटर आगे जाके भी उतनी ही मोटाई का लिया। तो अगर मैं इस टुकड़े का चेक करूं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका इंडक्टेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, इस पे लीकेज कितना हो रहा है, सही बात है, और 10 किलोमीटर जाके आके फिर इतना ही टुकड़ा लूं, उसके भी चारों पैरामीटर चेक करूं,
तो क्या दोनों सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल सेम होने चाहिए, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन तो कैसी है बेटा? यूनिफॉर्म है। कैसी है? यूनिफॉर्म है। अब यहां पे एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? देखो सर, अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन को बनाऊंगा तो मैं तो ये बोलूंगा कि ट्रांसमिशन लाइन में एक रेजिस्टेंस है, ट्रांसमिशन लाइन में एक इंडक्टेंस है, ट्रांसमिशन लाइन में एक कैपेसिटेंस है और ट्रांसमिशन लाइन में एक लीकेज कंपोनेंट है, या आप बोल सकते हो कंडक्टेंस है। तो ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका C और ये हो गया आपका G। क्या ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ ऐसे ही दिखाऊंगा क्या? नहीं। ऐसे कैसे दिखाओगे भाई? ये तो हो सकता है एक छोटे से टुकड़े का रिप्रेजेंटेशन हो, ट्रांसमिशन लाइन तो बहुत लंबी होती है। सही बात है, ओके। तो अगर और दिखाओगे तो फिर से यही वाला डायग्राम फिर से बना दो। ये हो गया आपका G, यहां पे हो गया आपका ये C, ठीक है, यहां पे हो गया ये आपका इंडक्टेंस और यहां पे हो गया ये आपका रेजिस्टेंस। सही बात है। अब सर ये ट्रांसमिशन लाइन तो हो सकता है 100 किलोमीटर लंबी हो, 200 किलोमीटर लंबी हो। अब मैंने बोला कि मुझे करंट वोल्टेज वगैरह निकालनी है, बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, इक्विवेलेंट एडमिटेंस कितना है। अगर मान लो मुझे ये निकालना हो तो क्या मैं इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? तो एक कहानी है, ध्यान से समझिए। देखो, जैसे हम लोग जब नेटवर्क का कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम नॉर्मली तरीके से एक एग्जांपल बनाता हूं मैं, ठीक है। मैंने बनाया कि मान लो मैंने बोला कि यहां पे एक ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है बेटा 2 ओम और यहां पे लगी हुई है एक बैटरी, ठीक है ना। और मैंने बोला इसका वोल्टेज है कितना? 10 वोल्ट। मैंने बोला बताओ इस सर्किट में करंट कितना होगा? आप क्या बोलोगे? सर करंट की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी आपकी 5 एम्पियर, बिकॉज 10/2 करेंगे, यही बोलोगे आप। सही है। अब आपने कैसे बोला कि इसकी करंट 5 एम्पियर होगी? आप बोल रहे हो सर ये 2 ओम का तो रेजिस्टेंस हो गया, 10 का ये है तो 5 ही आना चाहिए। बात तो सही है। तो बेटा मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां से यहां तक ये जो वायर लगा हुआ है, क्या इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है क्या? यहां से यहां तक ये जो वायर लगा हुआ है, क्या इसका रेजिस्टेंस नहीं है क्या? तो आपने यहां एक ही जगह क्यों दिखा दिया कि 2 ओम यही है? क्या ये वायर नहीं है या ये वायर नहीं है? यहां भी कोई वायर ही होगा, तो एक जगह ही क्यों दिखाया? समझिए, ये पूरा यूनिफॉर्म वायर है। इसके इतने से टुकड़े को आप देखोगे और उतनी ही मोटा, उतनी ही लंबाई के इतने से टुकड़े को देखोगे तो दोनों जगह इंपीडेंस सेम आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि वायर कैसा है? यूनिफॉर्म। तो इस पूरे वायर पे यहां से लेके यहां तक बराबर तरीके से रेजिस्टेंस फैला हुआ है, यहां से लेके यहां तक बराबर तरीके से रेजिस्टेंस फैला हुआ है। तो जो बराबर तरीके से फैला हो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हो ना, फैला हुआ, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर। तो पैरामीटर होते हैं बेटा दो तरीके के, एक होते हैं लंप्ड, एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं जो पूरे पे बराबर तरीके से फैले हो। लंप्ड का मतलब होता है कि पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को मैं इकट्ठा करूं, कैलकुलेट करूं और एक जगह रख दूं। तो आपने 5 एम्पियर क्यों बोला? कि मैंने यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक पूरे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके एक जगह बिठा दिया कि भाई ये 2 ओम है यहां पे, अब निकाल लो आप। आपको इस वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो आपने डायरेक्ट बोल दिया 5 एम्पियर की करंट है। सही बात है। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे बनाता तो यूं करके, यूं करके, यूं करके, ऐसे, अब बनाता तो, अब बोलो करंट कितनी है? क्या बोलोगे? शॉर्ट सर्किट है। अरे किसने कहा इसका इंपीडेंस 0 है? सही बात है। तो ये कौन सा वो पैरामीटर हो गया? ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर। तो बेटा हम जो कैलकुलेशन करते हैं ना, वो कैलकुलेशन करते हैं लंप्ड पैरामीटर की। डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर की कभी भी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो तो ऐसे एक नॉर्मल वायर होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन एक डिस्ट्रीब्यूटिव, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसमिशन लाइन, ये इसका पूरा नाम होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन की कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। समझ में आया? मैंने यहां ये रेजिस्टेंस बना दिया, इंडक्टेंस बना दिया, कैपेसिटेंस बना दिया, जी बना दिया। अगर मैंने ऐसे करके ये दिखा दिया आपको, तो इसका मतलब है कि मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं माना है, मैंने इसको माना है लंप्ड। क्या माना है? लंप्ड। क्योंकि यहां से लेके यहां तक के वायर का मैंने एक जगह दिखा दिया आपको कि ये रेजिस्टेंस है। समझ में आई कहानी? तो जब एक जगह इकट्ठा करके अगर आप बता दो तो इसका मतलब आपने लंप्ड पैरामीटर एज ए कंसीडर किया है। समझ में आया? तो ट्रांसमिशन लाइन की एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो कभी होती ही नहीं है। पहला ही आप कंफ्यूजन समझ गए। एक्चुअल पैरामीटर होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव और हम कैलकुलेशन के हिसाब से मान के चलते हैं लंप्ड पैरामीटर। कौन से पैरामीटर बेटा? लंप्ड पैरामीटर। समझ में आया? पूरी लाइन का कैलकुलेशन कभी भी नहीं किया जा सकता। अगर मान लो मैंने बोला कि ये R एक रेजिस्टेंस है, ये एक छोटे से टुकड़े का है, इतना सा है,
तो मतलब यहां पे ये जो मैं R लिख रहा हूं ना, ये एक्चुअली मैं लिख रहा हूं पर यूनिट रेजिस्टेंस। पर यूनिट का मतलब समझते हो, एक छोटे से टुकड़े का रेजिस्टेंस। मैंने बोला कि 100 किलोमीटर लंबी मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर R ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा R मल्टीप्लाई विद 100 किलोमीटर, कि भाई पर यूनिट का रेजिस्टेंस कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर दो लंबाई से, तो आ जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस। और ये मैंने इंक्लूड किया है एज ए लंप्ड पैरामीटर। कैसे इंक्लूड किया है बेटा, एज ए लंप्ड पैरामीटर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव से तो हम कभी निकाल ही नहीं सकते। समझ में आई कहानी। तो ये R, L, C और G, ये चारों के चारों जो होते हैं हम कंसिडर करते हैं एज ए लंप्ड पैरामीटर, ठीक है। और इन सबको इकट्ठा करके एक जगह लाके हम इनकी क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। दैट इज माई ट्रांसमिशन लाइन। ऐसा इसका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। चार इसके क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। समझ में आया। लीकेज कौन कौन दिखा रहा है, ये दिखाएगा लॉस को, ये दिखाएगा लॉस को। सही बात है, एल का और सी का लॉस से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब एक बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ट्रांसमिशन लाइन का अमेजिंग बिहेवियर क्यों होता है, ठीक है ना, अमेजिंग फैक्ट्स, ठीक है ना। तो क्यों होता है, तो सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों ने कभी, देखो नोटिस करने लायक चीजें होती है, अगर आप लोगों ने कभी नेटवर्क पढ़ा हो तो वहां पे आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बिल्कुल सही है। रेजोनेंस में एक थ्योरी आती है कि रेजोनेंस कब होता है, कि अगर किसी सर्किट में दो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के एलिमेंट पाए जाए तो वो रेजोनेंस के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करो तो यहां पे R और G का बिहेवियर तो एक जैसा ही है, लेकिन अगर आप बात करो कि L और C, ये जो एनर्जी दिखाता है, ये एनर्जी दिखाता है मैग्नेटिक एनर्जी, और ये जो दिखाता है, ये दिखाता है कैपेसिटिव एनर्जी। सही बात है। ये फ्लो होने वाली करंट की वजह से आता है और ये किसी प्लेट पे स्टोर्ड चार्ज की वजह से आता है। तो एक्चुअली आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक काइनेटिक एनर्जी होती है। जानते हो ना आप, भैया तो करंट के फ्लो, मतलब चार्ज कैरियर इसमें तो फ्लो हो रहा है, तो फ्लो की वजह से आई है, ये स्टोर होने की वजह से आई है, तो ये पोटेंशियल है, ये काइनेटिक है। अगर दो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी अगर एक ही सर्किट में पाया जाए तो ये क्या करता है, पावर को स्टोर करता है फिर रिलीज करता है, स्टोर करता है फिर रिलीज करता है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अगर ये मैच हो जाते हैं तो ये रेजोनेंस के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सही बात है। तो ट्रांसमिशन लाइन में कभी वोल्टेज का बढ़ जाना, कभी वोल्टेज का घट जाना, वोल्टेज ज्यादा रहेगा कम रहेगा, पावर बढ़ेगी घटेगी, तो ये जो वेव का बिहेवियर होता है ना, ये सिर्फ बेटा दो ही पैरामीटर की वजह से होता है, और वो पैरामीटर होते हैं कौन, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। मतलब हम जब ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब ट्रांसमिशन लाइन में डालेंगे तो हम इस R को और इस G को, इन दोनों को हम भूल जाएंगे। हम बात करेंगे लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि ये और ये तो लॉस को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेजोनेंस से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, तो इस R और G को हम भूल जाएंगे, क्योंकि जो भी खेल दिखाएगा, जो भी जादूगर है यहाँ पे, वो दो ही इंसान है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मेरी क्लास ली हो तो वहां पे मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना के बताई थी, किससे, LC टैंक से। अगर आपको याद हो तो मैंने इस तरीके से एक यहाँ पे कैपेसिटेंस लिया था, ठीक है ना, और यहाँ इंडक्टर लगाया था, और इन दोनों को मैंने लगा के यहाँ बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कर दिया था, डेवलप कर दिया था। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नाम ही सुन लो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक बिहेवियर और मैग्नेटिक बिहेवियर दोनों मिलके ही क्या करते हैं, कमाल करते हैं। तो मतलब करंट की वेवफॉर्म और आपके वोल्टेज की वेवफॉर्म एक जगह से जब दूसरी जगह तक जाएगी, सही बात है, तो किस तरीके से वो फ्लो होगी, मैग्नीट्यूड में किस तरीके से चेंज होगा, वो दो ही इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज योर इंडक्टेंस एंड अनदर वन इज योर कैपेसिटेंस। क्लियर है ना। ओके, तो अगली जो क्लास होने वाली है ये आपके मैंने नॉर्मली बेसिक तरीके से, क्योंकि इन सब चीजों के अगर डिटेल में जाएंगे तो हम कितना भी जा सकते हैं, ओके। और ये सब चीजें आप लोगों को पता भी है, एक बेसिक फिनोमिना है। अगर आज की क्लास में आप लोगों को कोई डाउट अगर आया हो तो आप लोग ऑफ कोर्स तरीके से पूछ सकते हो, ठीक है। बेसिकली मैं हर एक चीज को उस प्रॉपर तरीके से एक राइट डाउन करते हुए और उस तरीके से इसलिए नहीं चला हूं क्योंकि आई होप अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है तो ये सारी चीजें आप कई दफा पढ़ चुके होंगे पहले। सही बात है, कई बार आ चुका है हमारे लोगों में पावर सिस्टम का बिहेवियर, तो ये सब चीजें आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता है। हाँ, कल की क्लास में अब हम लोग वापस से यहीं से स्टार्ट करेंगे
और कल की क्लास में हम बात करेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, डायरेक्ट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये का ये सर्किट की बात करेंगे, सही है। और कल की क्लास हमारी रहेगी वोल्टेज एंड करंट के वेव फॉर्म के बारे में, कि एक जगह से दूसरी जगह वोल्टेज और करंट किस तरीके से जाता है, ठीक है। मतलब वो एक छोटी सी शुरुआत होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू।